Hello guys, this is Amita. Welcome to Tech Master Knee. Today's subject is Advanced Communication System and the topic is fiber optics. In the today's class, we are going to discuss about the losses. All the losses happened in the optical fiber cable. So losses are majorly divided into the intrinsic and the extrinsic part. The intrinsic is absorption and scattering. The extrinsic is microband and macroband. So we will discuss it one by one. But first thing you should make a note, like attenuation of fiber is minimum around 0.2 dB per kilometer at 1.55 माइक्रोमीटर वेवलेंथ. आई हैव टोल्ड यू जैसे इसमें अटेनुएशन जो होता है 0.15 होता है. इसको अगर मैं थोड़ा और अप्रॉक्स बढ़ाऊँ तो 0.2 dB पर किलोमीटर होता है. दिस इज़ द बेसिक एडवांटेजेस जिसके कारण हम ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट इज extrinsic losses. First is absorption, so we will discuss about it. Intrinsic क्या होता है, जो कि यूवी इलेक्ट्रो एंड मॉलिक्यूल्स के ट्रांजिशन बैंड के कारण, ट्रांजिशन बैंड में वो जैसे मूव करते हैं उसके कारण जो लॉसेस होते हैं हम उसे इंट्रिंसिक लॉसेस बोलते हैं. ये लॉस वेवलेंथ के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं. जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी ये लॉसेस कम होते जाएंगे. नेक्स्ट इज IR, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स. इसके लिए आपका जो लैम्डा है वेवलेंथ 1.6 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए. ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन इज़ योर एक्सट्रिंसिक. यहाँ पे हम आयन रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं. ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है. यहाँ पर जो बेसिक आपकी कांच में जो भी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हो जाती है, लाइक क्रोमियम हो जाएगा या फिर आयरन हो जाएगा या फिर OH आयन्स आ जाएंगे ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो ये सारी इम्प्योरिटीज़ एक्सट्रिंसिक होती हैं. नेक्स्ट इज स्कैटरिंग. स्कैटरिंग आपको पता है कि लाइट का डिवाइड हो जाना, भटक जाना लाइट का, इज अ स्कैटरिंग ड्यू टू इरेगुलरिटीज़. आपको मैंने बताया था कि इसे मैन्युफैक्चरिंग करना, एक सा वायर बनाना कांच का इज़ बिट डिफ़िकल्ट. अगर उसमें थोड़ी सी भी इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं ऑप्टिकल फाइबर में, उसे हम बोलते हैं स्कैटरिंग. विच मेक्स द लाइट एंटर इनटू द क्लैडिंग. रिले स्कैटरिंग के कारण क्या होता है, ये हमारा कोर है, एक मिनट, ये हमारा कोर है. देन इसके बाद में हमारी ये क्लैडिंग है. तो कोर से अगर ये ट्रांसमिशन होते होते एकदम से यहाँ पर चले जाता है, आपके क्लैडिंग में चले जाता है, तो ये जो स्कैटरिंग हो रही है इस फिनोमेना को रिले स्कैटरिंग बोलते हैं. इसमें बेसिकली आपको जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा कि वो एंटी प्रोपोर्शनल, आपकी जो रिले स्कैटरिंग होती है एंटी प्रोपोर्शनल ऑफ लैम्डा की पावर 4 होता है. ओके, ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मैंने आपको बताया था कि कांच में थोड़ा सा रेगुलरिटीज़ आएंगे, उसके कारण उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाएगा. एनकाउंटर्ड बाय प्रॉपर फैब्रिकेशन. प्रॉपर फैब्रिकेशन करो वो ठीक हो जाएगा, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल लॉसेस, माइक्रो बेंडिंग एंड मैक्रो बेंडिंग. इसमें क्या है, जैसे आपको पता चल रहा है बेंडिंग, कि जब आप उसको फोल्ड करोगे, जब उसको आप रखोगे कहीं पर, जैसे आप उसको यूज़ करने वाले हो उस हिसाब से कैसे लॉसेस होने वाले हैं, दैट वील डिस्कस. माइक्रो बेंडिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग नॉट विजिबल टू ह्यूमन आई. मतलब मैंने आपको वही बनाया है कि एक कांच के वायर में बनाने में कितने ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ सकते हैं, कितने रेगुलरिटीज़ आ सकती हैं, वो सारी की सारी माइक्रो बेंडिंग के अंदर है. रिड्यूस्ड बाय द गुड डिज़ाइनिंग एंड फैब्रिकेशन से इसको रिमूव किया जा सकता है. व्हेन वी टॉक अबाउट मैक्रो बेंडिंग, तो मैक्रो बेंडिंग क्या होता है, आपने बॉक्सेस देखे होंगे, रोल्स, बहुत बड़े बड़े रोल्स होते हैं जिसमें येलो कलर की वायर से ऑप्टिकल फाइबर को फोल्ड करके रखा जाता है. ये बेसिकली ये सारे फायर्स 8 की शेप में, ऐसे 8 की शेप में रोड में बिछाए जाते हैं. तो उस हिसाब से रोड में डाले जाते हैं, मतलब तो उससे क्या होगा कि एक बैंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, इन पूरे फाइबर में एक बैंड क्रिएट हो जाएगा विच इज़ टफ टू रिमूव. उसके लिए क्या किया जाता है, रोड में इनको सारे वायर्स को खोल के बहुत दिनों तक छोड़ दिया जाता है, जिससे ये मे बी इनकी बेंडिंग थोड़ी ठीक हो जाए. लेकिन अगर ये हो गए हैं तो ये रहेंगे. तो बेसिकली कब आते हैं, रैपिंग के थ्रू आते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ. माइक्रो बेंडिंग, अगर आपके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर थोड़ा सा भी आप यहाँ पर डिफेक्ट्स आ गए हैं तो ये ऐसे हो जाएगी, आपकी वेव यहाँ से प्रोपोगेट होकर ये क्लैडिंग की ओर चली जाएगी. यहाँ पर क्या होता है कि ये पूरे फाइबर में आपके तो पूरा कोर था और उस पर हल्की सी बेंडिंग आ गई है, परमानेंट बेंडिंग काइंड ऑफ हो गई है. तो आपके वेव्स आए, वेव्स मे बी आपके सीधे जा सकते हैं विदाउट, आपको क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना है, वो फिनोमेना ही मे बी वो फॉलो ना करे, ऐसे जिगजैग पाथ फॉलो ही ना करके स्ट्रेट नीचे चले जाएं या फिर क्लैडिंग की तरफ भी जा सकते हैं. नेक्स्ट इज डिस्पर्शन, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन चेंज ऑफ पाथ. ऑब्वियसली डिस्पर्शन हम बोलते हैं कि जब वाइट लाइट 7 पार्ट्स में अपनी डिवाइड हो जाती है, जब एक प्रिज्म से हम उसको पास करवाते हैं. तो
डिस्पर्शन मे बी ऑफ इंट्रामोडल, इंटरमोडल, और इंट्रामोडल को हमने फर्दर डिवाइड किया है मटेरियल एंड द वेवलेंथ डिस्पर्शन. सो वी विल सी देम वन बाय वन. इंटरमोडल डिस्पर्शन, इट अकर ड्यू टू मल्टीपल पाथ्स ऑफ रेज. अलग अलग पाथ से अगर ट्रैवल होती हैं तो उनके कारण क्या डिस्पर्शन होगा, उसे इंटरमोड बोलेंगे. इसके लिए एक एग्जांपल लेती हूँ कि 4 बाइकर हैं आपके पास में. वो क्या है, मैंने उनको बोला है कि आपको अलग अलग पाथ ट्रैवल करना है. किसी को इतना बोला, किसी को ये वाला पाथ बोला, इसको मैंने बोला ये वाला पाथ फॉलो करना. लेकिन मैंने एक बाउंडेशन लगा दिया कि आप सभी को सेम वेलोसिटी से जाना है, सेम स्पीड से जाना है. तो वो क्या होगा, वो सब अलग अलग टाइम पर पहुँचेंगे. जैसे इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसको बहुत कम टाइम लगेगा, इसको भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इस तरीके से. तो इंटरमोडल डिस्पर्शन में क्या क्या चीज़ें होंगी, डिफरेंट मोड्स होंगे, मतलब डिफरेंट पाथ होंगे, सेम वेलोसिटी होगी लेकिन पहुँचेंगे अलग अलग टाइम पे. इसके कारण क्या होगा कि उनके टाइम चेंजेस होंगे, टाइम में चेंजेस होंगे. ओके, डिलेज आएंगे वहाँ पर. फिनोमेना ऑफ स्टेप इंडेक्स का अब मैंने आपको बताया था कि बिकॉज यहाँ पे अगर ग्रेडेड होता तो मैं क्या करती, मैं वेलोसिटी को भी चेंज कर देती उसके हिसाब से. ग्रेडेड का मतलब क्या होता है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम. तो वो भी एक काइंड ऑफ स्पीड होती है. तो उस हिसाब से क्या होता है, ग्रेडेड अगर होता तो मैं अलग अलग वेलोसिटी बांट देती. लेकिन सेम वेलोसिटी का मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्टेप इंडेक्स के बारे में. नेक्स्ट, इट कैन बी रिड्यूस ड्यू टू ग्रेडेड इंडेक्स. ग्रेडेड इंडेक्स को यूज़ करके हम इसको ख़त्म कर सकते हैं. फॉर स्टेप इंडेक्स के लिए क्या हो जाता है कि एक जो जिसको सबसे ज़्यादा टाइम मिलेगा माइनस जिसको सबसे कम टाइम मिला, इन दोनों के डिफरेंस को हम कैसे बोलते हैं, डेल टी के थ्रू बोलते हैं. इसकी बिट रेट क्या हो जाता है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, 0.2 से अपॉन सिग्मा एस. ठीक है, सिग्मा एस उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, डेविएशन कितना है, वो डिनोट करता है. डिस्पर्शन अपॉन यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू स्प्रेड अपॉन लेंथ. ये आपको इक्वेशन में था तो मैंने इसको ऐड किया है. ये जनरल फॉर्मूला ऑब्वियसली डिस्पर्शन अपॉन लेंथ. तो क्या हो जाएगा, डिस्पर्शन को हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड भी बोलते हैं. तो स्प्रेड अपॉन एल हो जाएगा. नेक्स्ट इज इंट्रामोडल या फिर क्रोमैटिक डिस्पर्शन. क्रोमैटिक नॉन क्रोमैटिक को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि क्रोमैटिक क्या होता है, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स और स्पेक्ट्रम में डिवाइड होना. जैसे एलईडी है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम्स में डिवाइड होगी, उससे जो रेज निकलेंगी. लेकिन लेज़र के लिए क्या होगा, वो मोनोक्रोमैटिक होता है, मतलब एक ही कलर एक ही बीम निकलेगी. ठीक है, ये है. तो क्रोमैटिक डिस्पर्शन कब होगा, जब आप एलईडी को यूज़ करोगे. एलईडी क्यों करता है क्रोमैटिक डिस्पर्शन, क्योंकि इसका स्पेक्ट्रल लेंथ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, लार्ज होता है. ओके, ड्यू टू द पल्स स्प्रेडिंग ऑफ क्रोमैटिक लाइट सोर्स. क्रोमैटिक लाइट सोर्स मतलब एलईडी की बात कर रहे हैं. डिफरेंट स्पेक्ट्रल कॉम्पोनेंट क्या क्या. अब यहाँ पर क्या होगा, मैंने फिर से वही एग्जाम्पल लेती हूँ कि मैंने 4 बाइकर्स लिए थे. 4 बाइकर्स को मैंने बोला कि आपकी वेलोसिटी, क्योंकि मैं इसको क्रेडिट की मतलब क्या हो गया, क्रोमैटिक डिस्पर्शन के कारण नंबर ऑफ वेलोसिटीज़ आ गई मेरे पास में. मैंने सबको बोला कि आप अलग अलग वेलोसिटीज़ लो. ओके, आपकी बेंडिंग भी अलग अलग है. तो यहाँ पर भी क्या क्या होगा, इनके सब में टाइम में डिफरेंस होगा. यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, प्रोपोगेशन डिले होगा. नेक्स्ट, अगर यहाँ पर सिग्नल का डिस्पर्शन देखूँ तो उसको डिनोट किया जाता है आर बी शुड बी लेस देन. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फॉर्मूला. एक आर बी इज इक्वल शुड बी लेस और इक्वल टू 1/2 टाउ. टाउ क्या हो जाएगा, पल्स विड्थ में आपके जितना ज़्यादा ब्रॉडनिंग के पहले जो आपकी पल्स विड्थ थी, बाद में तो आपकी पल्स विड्थ में काफ़ी ब्रॉडनिंग हो गई, लेकिन पहले आपकी जो पल्स विड्थ थी उसको आप बोलोगे टाउ. नेक्स्ट, मटेरियल डिस्पर्शन. मटेरियल डिस्पर्शन क्या होता है, ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर मटेरियल. अब आपका कोर का मटेरियल है, क्लैडिंग वाले तक तो जाते रहते हो कि हमारे इंडेक्सेस बन जाएंगे कि मैं या तो स्टेप लगा रही हूँ या तो ग्रेडेड लगा रही हूँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा उस लॉ के अकॉर्डिंग जो भी हम यूज़ कर रहे हैं. लेकिन आपके कोर में ही, कोर का एक ही मटेरियल होना चाहिए, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही होना चाहिए. लेकिन अगर उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आ जाएँ, वो किसके कारण आ सकते हैं, वो उनके मटेरियल में क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसके कारण आ सकते हैं. और इट इज़ अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो उसके कारण अगर चेंज होते हैं तो हमें उसे मटेरियल डिस्पर्शन बोलेंगे. इट इंक्रीजेज विद द फाइबर लेंथ. ऑब्वियसली अगर कोई फॉल्ट है और उसको फाइबर की लेंथ अगर बढ़ रही है तो फॉल्ट भी बढ़ती जाएगी. नेक्स्ट, यहाँ पर ग्रुप वेलोसिटी का फिनोमेना यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ लैम्डा. यहाँ पे हमने टी मैक्सिमम देखा है कि इसमें कितना ज़्यादा डिस्पर्शन होता है. मटेरियल, मैट का मतलब क्या है, मटेरियल का डिस्पर्शन. एंड दिस इज़ फॉर्मूला. बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, अगर सारी चीज़ें गिवन है तो ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वरना मेंस के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया. ओके, नेक्स्ट,
वेव गाइड डिस्पर्शन ड्यू टू डिफरेंस ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, कोर और क्लैडिंग में जितना ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट को क्या बोल सकती हूँ मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकती हूँ, उसमें जो चेंजेस होता है। अब कैसे समझे हम इसको, वेव गाइड का फिनोमेना हमारा कोर फॉलो करता है। वेव गाइड क्या, कि किसी की वॉल से टकरा कर हमारी लाइट या फिर सिग्नल या फिर कोई भी वेव है वो पास हो रही है, यही फिनोमेना हमारे वेव गाइड का, और इसको कवर करने के लिए हमने क्लेडिंग लगाया है। लेकिन अगर ये वेव गाइड का फिनोमेना फॉलो ना होकर बाहर चली जाती है, जो स्कैटरिंग हमने रिले स्कैटरिंग भी पढ़ी है, तो ये वाली चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, वेव गाइड डिस्पर्शन बोलते हैं। इसमें आपके कोर में और आपके क्लाइडिंग में जो भी स्पीड ऑफ लाइट का डिफरेंस हो गया उसे हम बोलेंगे वेवलेंथ डिस्पर्शन। ये कितनी वैल्यू होती है, ये इंपॉर्टेंट है, 4 PS पर किलोमीटर नैनोमीटर एट द वेवलेंथ ऑफ 1.3 माइक्रोमीटर फॉर ग्लास फाइबर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NRZ के लिए आपको पता है कि बैंडविड्थ बाय 2 हो जाता है बिट रेट, RB बाय 2 होता है बैंड, है ना, आपकी बिट रेट क्या हो जाएगी, बैंडविड्थ बाय 2। एक मिनट, आपका जो बैंडविड्थ होती है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2RB, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, तो ये बैंडविड्थ हो जाएगी मेरी 2RB। नेक्स्ट फॉर RZ क्या होता है, RZ में आपकी बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू योर बिट रेट। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। ये RC को निकालने के लिए क्रिटिकल रेडियस, आपका जो माइक्रो बैंड है, मैंने आपको बताया कि एक छोटा सा ऐसा कुछ हो गया जिसके कारण आपकी बैंड हो गई, तो क्रिटिकल रेडियस क्या होगी, अब वहाँ पर आकर जो चेंज हो गई रेडियस, इतना क्या मिनिमम रखना चाहिए जिसके कारण आपका माइक्रो बैंड नहीं हो सकता, तो ये है, ठीक है। ये इस फॉर्मूले का सबसे इंपॉर्टेंस क्या है कि इसको आपको 3-4 टर्म्स में याद रखना है, इन टर्म्स ऑफ NA, इन टर्म्स ऑफ डेल, इन टर्म्स ऑफ योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। तो इस वाले के 3 फॉर्मूले हैं, तीनों को आपको रिमेंबर करना है। आफ्टर दैट यू हैव अ ब्रॉडनिंग ऑफ पल्स, इसके लिए फॉर्मूला होता है LN1 डेल अपॉन C, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसका RMS ब्रॉडनिंग की बात करूँ तो ये हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले आपके स्टेप इंडेक्स के लिए हो गए और ये नीचे वाले दोनों फॉर्मूले आपके ग्रेडेड के लिए हो गए। ग्रेडेड में बस डेल का स्क्वायर आ जाता है एंड अपॉन में 2 आ जाता है, तो ये छोटे मोटे डिफरेंस है, आप एक स्टैंडर्ड को याद करिए और बाकी सब आपको याद हो जाएंगे। और इस सब्जेक्ट की बात ही ये है कि यू मस्ट रिमेंबर फॉर्मूलाज, उसको पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।